तो नमस्कार बच्चों। मैं ऋतिक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सक्सेस वाला चैनल पे। और अपने डिफेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनडीए के लिए, एनडीए 2025 के लिए। तो मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और वीडियो हमारी काफ़ी लेट आ रही है, उसके पीछे कुछ वजह है, कुछ रीज़न है। ठीक है, फिलहाल अभी जो आपकी वीडियोस पढ़ेंगी वो आपको मिलती रहेंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे थे और ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने फिनिश क्या क्या चीज़ें की थी। हमने फोर्स देख लिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सारी चीजें सीख ली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस वेरिएशन इन जी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लिए थे कि लैटिट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो क्या जी पर इफेक्ट पड़ेगा, एल्टीट्यूड पे अगर हम जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड ब्लैक होल और इन सब चीजों की वजह से हमारे जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, लास्ट टाइम पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सर अगर अर्थ का रोटेशन या अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो अगर बहुत ज्यादा तेज होने लग जाए, मतलब बहुत ज्यादा तेज हो जाए, इमेजिन हाइपोथेसिस कि बहुत तेज उसका रोटेशन होने लगे, इट मींस दैट कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है या जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो बहुत स्पीड में, मतलब बहुत इंक्रीज कर दें हम लोग। कितनी इंक्रीज कर दें? 17 टाइम्स इंक्रीज कर दें। अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 17 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, बहुत तेज से अगर अर्थ घूमने लगेगी तो क्या फर्क पड़ेगा अर्थ पर, या अर्थ पर जी की वैल्यू का क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप अर्थ को 17 टाइम्स दियर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से अगर आप उसको रोटेट कराते हैं तो दो जगह पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो ही जगह देख लेते हैं, एक इक्वेटर एंड एक पोल पे। ठीक है, क्या होगा सर? इक्वेटर पे जी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि इक्वेटर पर जो भी लोग रह रहे हैं वो फ्लाई करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? वो फ्लाई करने लग जाएंगे। क्यों करने लग जाएंगे अभी मैं इसको आपको एक्सप्रेशन से बताऊंगा। एंड जो लोग पोल पे रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ये भी मैं आपको एक्सप्रेशन से बता दूंगा। अभी समझो, मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जो आपको हेडिंग पड़ी हुई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मेन आज का टॉपिक यही है, बट कुछ पीछे बच्चे भूल चुके हैं तो मैं उसको थोड़ा रिकैप दे रहा हूं। राइट, तो क्या है हम लोगों ने पढ़ा था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो जी में हमारी वैल्यू आई थी, जो जी में हमारा चेंज आया था, उसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आया था सर? जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया था। किसका निकल के आया था एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आया था जी का। कहां पे? इक्वेटर, इक्वेटर पे नहीं, मतलब वेरिएशन इन जी निकल के आया था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जी के अंदर इतना वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम इसी की जगह पे इक्वेटर की बात कर ले, क्या कर लें, अगर हम इसी के पर इक्वेटर की बात कर ले, ध्यान से देखो जरा। अगर मैंने बात की इक्वेटर की, किसकी बात की? इक्वेटर पर अगर मैं बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि सर इक्वेटर पे जो हमारा लैम्डा होता है, इक्वेटर पर जो हमारी लैम्डा की वैल्यू होती है, किसकी सर? इक्वेटर पर ये कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। रेड दिखेगा क्या? देखो, रेड दिख रहा है। रेड भी थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है। चलो वाइट ही कलर ले लें, है ना, वरना दिक्कत करेगा। हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पर हमारी जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। इक्वेटर पर लैम्डा, लैम्डा होता है हमारा लैटिट्यूड एंगल। लैम्डा हमारा जो होता है, अगर फिगर आप लोग जानते हो तो फिगर में लैम्डा हमने ये बनाया हुआ था। देखो ये हमारा एक अर्थ हो गई, ये क्या हो गई? ये अर्थ हो गई, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई थी, और लैम्डा हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था। ये जो एंगल हमारा है वो लैम्डा है।
ठीक है, तो अगर आप इक्वेटर की बात करते हो तो इक्वेटर पर जो लैम्डा हमारा होता है वो 0 होता है, और पोल पर जो हमारा लैम्डा की वैल्यू होती है वो लैम्डा की वैल्यू होती है हमारी π/2। ठीक है, पोल पर जो वैल्यू होती है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू π/2 होती है, और यहां पर जो वैल्यू होती है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 होती है। राइट है, तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो लैम्डा 0 डिग्री, अगर वो वैल्यू उठा के हम यहां पे रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा कॉस स्क्वायर जो लैम्डा आएगा वो 1 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, आर ई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, आर ई क्या है, आर ई हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर देखने से ये लग रहा है, ये हमें पता चल रहा है कि ओमेगा पर ये हमारा जी डिपेंड करेगा, ओमेगा पर जी जो है हमारा ये ओमेगा पर डिपेंड करेगा। अब अगर आपने ओमेगा को बढ़ाया तो ये चीज तो बढ़ेगी, लेकिन ये जी से और माइनस हो जाएगी तो जी डैश की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जी डैश की वैल्यू कम हो जाएगी, जी डैश। और जी डैश अगर इक्वेटर पर कम हुआ तो यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो बिना पैरासूट के क्या कर जाएंगे, बिना पैरासूट के फ्लाई कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जी इस एक्सप्रेशन में जी डैश जो है ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इक्वेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेटर वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि सर इक्वेटर पर जो ग्रेविटी है वो बदल नहीं रही है, कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि इक्वेटर पर ग्रेविटी बदल नहीं रही होगी, बिल्कुल नहीं बदलती है। देखो, सॉरी पोल पे, अगर हम एट इक्वेटर की बात कर लिए, अगर हम एट पोल की बात कर लें, एट पोल, तो पोल पे सर क्या होगा, पोल पर जो हमारा लैटिट्यूड एंगल लैम्डा होगा वो π/2 हो जाएगा। लैम्डा π/2 का मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 डिग्री, और तो जी डैश हमारा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी, यानी कि पोल पर जो ग्रेविटी हेयर, यहां पर आप लोग जानते हो हेयर क्या है, जी इज इक्वल्स टू ये अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी, ये अर्थ्स ग्रेविटी है कहां पर, सरफेस के ऊपर, कहां पर, ये अर्थ्स ग्रेविटी है कहां पर है, सरफेस के ऊपर। तो देखो पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पोल पर लैटिट्यूड एंगल ओमेगा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे हमने लैम्डा रखा, लैम्डा की जगह π/2 रखा, ये पूरा का पूरा ये टर्म, ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। तो इस पूरे टर्म के 0 होने की वजह से क्या हो गया कि हमारा ये टर्म 0 हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी के बराबर बचा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे डिस्कस की थी, फिर से मैंने बता दिया तो लोग नोट कर लें। एक तो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा इक्वेटर पर रहने वालों के लोगों के लिए कि इक्वेटर पर रहने वाले लोग क्या कर जाएंगे, फ्लाई कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, फ्लाई कर जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना होगी क्या, दूसरी सबसे बड़ी घटना अर्थ के रोटेशन की वजह से अगर बहुत ज्यादा तेज घूमने लग जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज घूमने लग जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो 1 घंटा है, क्या है सर, 1 घंटा, मंदिर वाला नहीं, समय वाला, 1 घंटा जो है वो हो जाएगा 1 घंटा 24 मिनट का, 1 घंटा 24 मिनट का, मतलब 1 घंटा 1 घंटे 24 मिनट का हो जाएगा अगर अर्थ का रोटेशन कितना हो जाए, अगर ओमेगा जो है, ओमेगा डैश जो हो वो 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा हो जाए, 17 गुना तेज अगर हमारी अर्थ घूमने लग जाए या उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हमारा ये सब चीजें होंगी। ठीक है, ये हमारा पिछला हम लोग पढ़ चुके थे, वही सारी चीजें हैं, तो मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और ये 3 एक्सप्रेशन पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये स्टार मार्क आप कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में, डायरेक्ट एनडीए में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एट इक्वेटर पे क्या होगा एक्सप्रेशन एंड एट पोल पे क्या होगा एक्सप्रेशन, और ये सब सारी चीजें दे देता है। ठीक है, और इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी कभी कभी जो है पूछ लेता है आपसे। राइट है, आगे बढ़ा जाए, चले आगे, चलिए अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो देख लेते हैं। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, आज का टॉपिक रहने वाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर पता करना है तो उसके लिए हम लोग आज एक्सप्रेशन देखेंगे क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाया जाए, चलो आगे बढ़ जाओ भाई।
तो सबसे पहले तो हमको ये चीज समझनी है कि सर पोटेंशियल जैसी चीज है क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल, एंड इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल की पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूं ताकि आप लोगों को पहले डेफिनेशन पढ़ लो जिससे चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लो पहले जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाएं। क्या है डेफिनेशन सर? डेफिनेशन देखो क्या है, देखते हैं डेफिनेशन क्या है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऐसे लिख दो, इट इज अ वर्क डन। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, इट इज अ वर्क डन, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग to bring a unit mass, a unit mass from 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 infinity to from infinity to a space, infinity to a space, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट मास को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे या किसी भी स्पेस में, कोई एक पॉइंट है, स्पेस मतलब एक जगह है, वहां पर अगर उस पॉइंट मास को लाया जाए या उस यूनिट मास को लाया जाए तो उसको लाने में जितना काम करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा? पोटेंशियल होगा। अब सर काम कैसा काम, क्या काम कर रहे हैं? तो जरा गौर से देखो, मैंने माना कि ये एक मास m है, ठीक है, ये एक मास m पहले से ही यहां पर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि सर इसकी खुद की फील्ड भी चारों तरफ होगी, बिल्कुल सर होगी। इसके r डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट मान लिया कि a पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है? इस पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या? इसके लिए मैं करूंगा कि मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट मास जो रखा होगा हमारा, यूनिट मास जो माने हमने यूनिट मास मान के रखा है, जरूरी नहीं यूनिट हो, एम भी हो सकता है, इस एक एम मास को हम इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट ए पर लाएंगे। क्या कहते हो? इन्फिनिटी पर उठा के हम इस पॉइंट ए पर लाएंगे। तो सर काम कहां हुआ भाई? ये तो मास है सर, ठीक है, ये मान लिया इस मास से x डिस्टेंस दूर पे रखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो सर जब आप इसको मास रखा हुआ है, इसको ले जाने की क्या जरूरत है? आप इसको हल्का सा फील्ड में ले जाके छोड़ दो, हल्का सा इसको फील्ड में ले जाके छोड़ दो, इस वाले मास की ग्रेविटेशनल फील्ड खुद ही इसको खींच लेगी। तो काम कहां हुआ? सोचो, हमने लिखा है कि इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग, वर्क डन, तो सर वर्क करना पड़ेगा ना, तुम जो करोगे ना। यहां पर इस मास को, इसकी फील्ड मान लो यहां तक इस ग्रेविटेशन की फील्ड है, यहां तक इसकी फील्ड है मान लो, तो हमने क्या किया? इस मास को यहां लाए, ले जाके छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ दिया ये ऑटोमेटिक यहां पे आ गया। तो फिर वर्क डन कैसे करना पड़ा? क्यों वर्क डन करना पड़ा? तो वर्क डन बेटा करना पड़ेगा। कैसे वर्क डन होगा? इसके लिए कंडीशन है, इसी में एक कंडीशन आ जाती है हमारी, इसी में एक कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आ जाती है देखो जरा, देखो जरा इसके अंदर क्या एक कंडीशन आ जाती है, ध्यान से देखना। इसके अंदर बच्चा लोग एक कंडीशन हम जोड़ देते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट imparted to a unit mass। हमें उस यूनिट मास को वेलोसिटी नहीं देनी है। और जो तुम लोग बात कह रहे हो कि सर उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाके छोड़ दो, तो फिर उसके पास क्या आ गई? उसके पास क्या आ गई? उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसको वेलोसिटी मिल गई।
तो हमें ध्यान रखना है, हमको पोटेंशियल निकालते वक्त दो चीजें ध्यान में रखनी है कि हमको इन्फिनिटी से किसी भी स्पेस पे लाके रखना है। हालांकि यहां पर आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। महज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दूसरा है कि हमको उस यूनिट मास को वेलोसिटी नहीं देनी है। और वेलोसिटी नहीं देनी है तो क्या करोगे, ये भाग रहा है, इसको अपनी तरफ खींचो, यानी कि ये वाला जो है ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कितना कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स लगाएगा। लेकिन हमको इसको जल्दी नहीं ले जाना है, इसको धीरे 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 करके हमको यहां तक पहुंचाना है। बहुत स्लोली 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 ले जाके हमको यहां पर उठा के रखना है, तब जाके हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो स्लोली ले जाने का एक रीजन है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को ना देने का एक रीजन है। ठीक है, उस रीजन से रिलेटेड आपके सवाल इसमें डिफेंस में नहीं है। ठीक है, आईआईटीज में इनका जरूरत पड़ती है, इनकी इस सब चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये इधर की तरफ खुद से भागता हुआ जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा आपको इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आपको एक खुद से फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब ये फोर्स आप लगा दोगे, ठीक है, तब ये आप इसको, ये इधर भागता हुआ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में आया, छोड़ दिया, भाग रहा है, तो आप इसको यहां खींचो और खींच के हल्का हल्का इससे इसको लेके जाओ, फिर भागने की कोशिश करें, फिर इसको खींचो, फिर एक एक स्टेप ऐसे आप इसको लेके जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमको यहां तक यहां ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है, अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को मान लें, तो इन दोनों को जब हम पास ले जाएंगे तब इसको देखो ताकत वगैरह लगेगी कि नहीं। ऐसा ले जाओ, जब धीरे धीरे आप एकदम से लेके चले जाओगे तो उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो ये अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये दोनों एक, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो जाएंगी। फिर आप पोटेंशियल को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। करना क्या है, आप इसको धीरे 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 यहां पर लेके आओ, ताकि आपको यहां पर ताकत महसूस हो कि हाँ अब इसको पास ले जाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तब हम कह देंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ना, यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और यही हमारा वर्क डन होगा जो यहां से यहां तक लाने में काम किया गया है। राइट है, आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे होगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होता नहीं है कि आप बहुत पास हाथ लाओ तो बहुत, मतलब जैसे मान लो ये दो मैग्नेट के ऑपोजिट सेम पोल हैं, इनको ऐसे लाओ तो बहुत ताकत लगती है। तो वो ताकत क्या है, वही ताकत हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हम्म, तो एक्सप्रेशन में अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन M, ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर हो गई। चलो अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इस फिगर को दोबारा बनाऊंगा, मैंने इस फिगर को दोबारा बनाया। ठीक है, ये एक मास m हो गया, इससे कुछ डिस्टेंस दूर पर एक पॉइंट A हो गया जिस पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, जिस पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, इससे मैंने, इस मास से मैंने x डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने मान लिया B, जहां पर मैंने मास को मान लिया कि ये यहां पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे छोड़ दो, मान लिया इन्फिनिटी से यहां लाया गया पहले। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा सर, तो इसको हम यहां से यहां तक लेके आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके यहां से यहां तक लेते आएंगे, सारी चीजें बता दी। तो आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये इसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में पहले से ही, तो आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की तरफ। ठीक है, इधर भाग रहा था, इसको इधर खींच के लाया और फिर इसको हमने एक स्टेप आगे यहां से dx बढ़ा दिया। यहां से यहां तक था, यहां मैंने इसको dx स्टेप बढ़ाया। कितने स्टेप बढ़ा दिया, इसको मैंने dx स्टेप बढ़ा दिया। बिल्कुल सही बात है सर, बढ़ा दिए हम लोग dx स्टेप। इस पॉइंट को मैंने C मान लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ऐसी धीरे धीरे करके मुझे यहां तक आना है। तो मैंने कहा कि फोर्स कितना लग रहा है, पहले पता करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स पता करो कितना लग रहा है पहले।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, बस वही फॉर्मूला कि जी एम, अच्छा ये मास जो है वो यूनिट मास है, क्या है, यूनिट मास है, कैसा मास है, यूनिट मास है, यानी कि हम एम की वैल्यू को 1 किलोग्राम मान सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी प्रॉब्लम होती है, मैं क्लियर कर दूंगा, पहले इधर देखो। तो क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा फोर्स लगेगा जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो जब ये इसको खींच रहा है तो तुम भी इस पर इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तब आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम पहले निकालेंगे वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क डन पहले निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल मतलब W इज इक्वल्स टू होता है F डॉट डी एक्स, लेकिन ये तब लगाते हैं जब फोर्स हमारा कैसा हो, कांस्टेंट हो, कैसा हो, ये फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू F डॉट डी एक्स या F इंटू डी वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स हो। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर हम लोग लिमिट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसमें इंटीग्रेशन करना क्या है, हमको इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाना था, तो हम पहले इन्फिनिटी से बी लाए, फिर बी से सी गए, फिर सी से ए, ऐसे पहुंचेंगे, यानी कि फाइनली हम इन्फिनिटी से कहां पहुंच रहे हैं, आर डिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं, कहां पर पहुंच रहे हैं, आर डिस्टेंस पे। तो हम यहां पर लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे, इन्फिनिटी से आर, हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देंगे, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो एनडीए वाले बच्चे हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए याद रखें, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं 11th वाले या जो भी हैं उनके लिए पूरा फाइनल है ये, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू आर जो हमारा हो जाएगा, एफ की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा ना। तो अब यहां से आप निकाल लीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, जी एम को बाहर निकाल लिया, और इस एम को तो हमने 1 माना था, ये 1 था तो इसको हम नहीं लेंगे अब। तो इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, आया ना, इतना समझ में आया, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, आगे समझ में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो W इज इक्वल्स टू, कि W एक्सटर्नल आ रहा है, GM, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मालूम है, इधर मैं बता दे रहा हूं इंटीग्रेशन जिन बच्चों को नहीं पता है, कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये तो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम c लगा देते हैं, अगर ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है मतलब लिमिट्स लगी हुई हैं, तो इस c की हमको कोई जरूरत नहीं होती है। यानी कि इसकी जगह पर अगर हम एक्स स्क्वायर देखें, -2 है dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर एक्स टू द पावर -2 dx। अगर ये जिन बच्चों को नहीं आ रहा है मतलब तुम जो है अभी बहुत नीचे हो, पढ़ाई में भी बहुत नीचे हो, इन सब चीजों को देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, इट मीन्स दैट -1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, हाँ या ना। तो हमने क्या किया अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमने क्या किया, तो थोड़ा छोटा करते हैं और अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप पे सर क्या हुआ, अगले स्टेप पे W इज इक्वल्स टू जी एम, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो देखो क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो दो बातें हैं, हम लोग अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं v इज इक्वल टू माइनस का W अपॉन एम, ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है,
v इज इक्वल्स टू माइनस, क्यों नेगेटिव वर्क डन तो हो गई, क्योंकि मास आपका जा रहा है इधर, आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो नेगेटिव फोर्स लग रहा है ना। या तो आप यहीं से माइनस लेके, ये एक्सटर्नल निकल रहा है, ये कैसा निकल रहा है, एक्सटर्नल निकलेगा। ठीक, पहले निकाल लो। तो W क्या आ गया, ये हमारा आई थिंक निकल के आएगा माइनस का GM/R, माइनस का GM/R। W एक्सटर्नल आएगा, ये क्या आएगा, W एक्सटर्नल, ये W एक्सटर्नल आ गया इतना। अब अगर हमको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आप उसको इतना धीरे 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 लेके जा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी बढ़ ही नहीं रही, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो जो वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशन है वो माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, दो बातें हैं, अगर आप यहीं से F को नेगेटिव मान के नहीं चलते हो तो इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव लेट करना। बात मेरी ध्यान से सुनो, दो बातें हैं यहां पे। अगर आप जब डेरिवेशन कर रहे हो तब यहां पर अगर आप नेगेटिव फोर्स नहीं लेट कर रहे हो तो आप ये याद रखना, जब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें आपको नेगेटिव वर्क डन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहां पर पॉजिटिव ले रहे हो, यहां पर क्या ले रहे हो, यहां पर आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप ग्रेविटेशनल वर्क डन ले रहे हो। तब आपको ध्यान रखना है, तब आप यहीं से माइनस लेके चलोगे। तो हम क्या करें, हम लोग क्या मान रहे हैं कि हम लोग वहां माइनस लेके नहीं चले हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहां माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, अब ये मत कहना कि ये नहीं आता भाई, वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स हो गया या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया या एक्सटर्नल हो गया, इन सबको जोड़ोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला है, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी भाई। तो यहां पर ये तो पूरा पूरा जीरो है, क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसको इतना धीरे 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 लेके जा रहे हो, वेलोसिटी उसको इंपार्ट नहीं कर रहे हो, तो इनिशियल और फाइनल दोनों जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ये इधर नेगेटिव में चला जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल, यानी कि ये आपको आप प्लस में आ जाएगा GM/R। हाँ या ना, इतना बात क्लियर हुई, समझ में आ गई? इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं, पहले ये बताएं। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो फटाक से इसको जो है क्लियर करें। ठीक है, चलो अब हमको निकालना क्या था, पोटेंशियल निकालना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बच्चा मेरा आ तो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको निकालना था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी कि माइनस GM/R। यही हमारा एक्सप्रेशन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, यही हमारा एक्सप्रेशन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, ये तब लगाना बेटा मेरा, तब लगाना जब यूनिट मास हो, क्या हो, यूनिट मास हो। जब आप 1 किलोग्राम को यहां पर लेके जा रहे हो तब ये लगाना। सर अगर हम m किलोग्राम को लेके जा रहे हैं तब भी यही लगेगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो नीचे m पहले ही काट देगा उसको। देखो अगर हम 1 किलोग्राम नहीं मानते, हम सोचते कि m किलोग्राम की कोई चीज को हम उठा के इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो यहां क्या आता, m आ जाता स्मॉल वाला, तो यहां भी m आ जाता। तो जब यहां m आता तो इसको हम डिवाइड मार देते m से, तब ये कट जाता, हमें तब भी वही मिलता। यानी कि ये हमारा यूनिट मास के लिए है, और अगर यूनिट मास आपका नहीं है तो आप स्मॉल m की जगह पर m लिखा रहने देना, तो वर्क डन आपका इतना हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इतना हो जाएगा, पोटेंशियल आपका इतना ही रहेगा, पोटेंशियल आपका इतना ही रहेगा। वर्क डन हमारा GM/M/R² होगा। ये तब लगाना जब आपका, देखो एक एक काम करो, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली स्क्रीनशॉट ले ली, अगले नोट्स में क्या लिख लो, अगले नोट्स में यहीं पर m लिख लो,
जो नोट्स बच्चे बना रहे हैं, अगले नोट्स में यहीं पर m लिख लो और इसके आगे ऐसे आप स्टिकी नोट्स में चिपका दो, दिस इज फॉर m मास, ये m मास के लिए है सारी चीज, दिस इज फॉर m मास, दिस इज फॉर m मास आपका चलेगा, ठीक है। यहां हर जगह तुम्हारा स्मॉल m चलता जाएगा इस तरीके से, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, जब m मास ले जा रहे हो, ठीक है। यहां पर भी स्मॉल m सब चलता रहेगा, ठीक। तो या तो ऐसे कर लो, पहले स्मॉल m मान के चलो हर जगह, पहले हर जगह स्मॉल m मान के चलो कि हम m मास को लेके जा रहे हैं, तब इतनी वर्क डन, इतनी पोटेंशियल, और फॉर यूनिट मास, बस ऐसे कर लो जैसे आपका मन हो, फॉर यूनिट मास W इज इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन R, ठीक, बस तब ये हो जाएगा। यूनिट मास के लिए ये लगा देना, M मास के लिए ये लगा देना, बात क्लियर है? मजा आया? ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपना इतना ही करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में जान लिया है। अर्थ, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अर्थ के लिए क्या किया जाए, तो बेटा अर्थ के लिए आपको कुछ करना थोड़ी है। अर्थ के सरफेस पर अगर आपको पोटेंशियल, देखो अर्थ के सरफेस पर अगर आपको पोटेंशियल चेक करना है तो ये अर्थ का सरफेस हो गया, तो फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या है, V इज इक्वल्स टू माइनस का कैपिटल G M अपॉन R, सॉरी स्मॉल r। एक चीज हाँ याद रखना, ये स्मॉल r जो है ना, ये बहुत ध्यान देने, स्मॉल r ये रेडियस नहीं है, ये अर्थ से या जो मास रखा गया है उससे जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ना कि रेडियस। समझ में आया? लेकिन यहां कुछ केस बदलेगा। अगर आप अर्थ के लिए बात करोगे, अगर आप अर्थ के लिए बात करोगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा और m बराबर आपका मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और इस केस में हमारा पोटेंशियल जो आएगा वो माइनस का g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ, ये r के बारे में लिख लो बच्चा, ये गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में जाके। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम मास कैपिटल M, फ्रॉम मास M, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, लिख लो, this is a distance between mass m and point at which potential will be calculated, बात समझ में आ गई? दिमाग में बिठा के रखना, ठीक। तो ये अर्थ के लिए हो गई पोटेंशियल और ये किसी भी प्लेनेट के लिए हो जाएगी, तो वहां पर उस प्लेनेट का मास और उसके लिए लग देना। बात समझ में आ रही? या किसी भी मास के लिए हो जाएगी, भाई प्लेनेट भी हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी, कोई प्लेनेट हो सकता है, तो यहाँ पर प्लेनेट की सरफेस पे अगर निकालना तो यहाँ उस प्लेनेट का मास, उस प्लेनेट की रेडियस रख देना, क्योंकि जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस जी की वैल्यू लिख लो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो सब पता है। तो बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई? तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग सीखेंगे, और हम उस क्लास में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या फर्क है वो बता देंगे। हालांकि जिन बच्चों ने इस क्लास को ध्यान से देखा है उनको पोटेंशियल में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी बता देंगे, और बताए अभी भी दे रहे हैं, फिर क्लास में बता देंगे। याद रखो, जब आप 1 किलोग्राम के मास को किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक आप उठा के लेके जाओगे, तब जो वर्क डन होता है, तब जो वर्क डन डिवाइड बाई m होता है, वही होता है हमारा क्या, पोटेंशियल। जब आप 1 किलोग्राम के मास को इन्फिनिटी से उठा के किसी भी पॉइंट पर लेके जाओगे, तब जो वर्क डन आता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन जब आप m मास के किसी भी
एम मास के किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के पॉइंट पर लेके जाओगे तब जो वर्क डन आता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क डन आपका स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बस यही वर्क है और कुछ नहीं। पोटेंशियल अगर आप है तो दिमाग में रख लेना कि वहां यूनिट मास माना गया होगा, जो टेस्ट मास होगा वो 1 होगा, और जब एनर्जी की बात करें तो समझ लो कि एम मास को ही यूज किया गया। ठीक है, बाकी हम बता देंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।